बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एसटीजी इनसाइट्स। आज आपके साथ MTH 101 कंप्लीट पेपर प्रिपरेशन शेयर की जाएगी, जिसके अंदर हैंड आउट के इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, MCQs, सब्जेक्टिव विद सोल्यूशन, ईच एंड एवरी इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन विद सोल्यूशन आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। तो आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। सबसे पहले हम लेक्चर 20 को सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि आपका लेक्चर 20 से 45 तक का सिलेबस फाइनल टर्म में शामिल है। इफ़ R इंक्रीजेज एट 2 cm फाइंड d बाई dt ऑफ अ सर्कल व्हेन R इज इक्वल्स टू 10। तो स्टूडेंट आपके पास R भी है और आपको dr भी दिया गया है, तो आपने फाइंड आउट क्या करना है, आपने सर्कल का फार्मूला लगाकर वैल्यू पुट करके आंसर निकालना है। तो स्टूडेंट यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है वो 40 है। अब बात यह है कि 40 आया कैसे। आपको पता ही है डी ए बाई डी टी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर डी आर डी टी। तो देखें यहाँ पर 2 पाई हमारा एज इट इज़ आ गया और आर की जगह हमने 10 पुट कर दिया और डी टी की जगह हमने 2 लगाया। और स्टूडेंट जब इन सब को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 40 पाई आता है। आप इसे डायरेक्ट कैलकुलेटर पर पुट करके भी आंसर निकाल सकते हैं, आपका आंसर एग्जैक्ट यही आएगा। नेक्स्ट हमारा MCQ से इन रिलेटेड रेट्स आर ऑल वेरिएबल्स आर टिपिकली फंक्शन ऑफ। रिलेटेड रेट्स के अंदर ऑल वेरिएबल्स का जो टिपिकल फंक्शन होता है वो टाइम t होता है। वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, यहाँ पर आपको वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फार्मूला दिया गया है, v इज इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब डी वी बाई डी टी। तो स्टूडेंट d अगर हम इसका डेरिवेटिव लें तो हमारे पास क्या आंसर आता है, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 पाई आर स्क्वेयर डी आर बाई डी टी। ये फार्मूला आप खुद से ड्राइव भी कर सकते हैं और आपकी हैंड आउट के अंदर पावर रूल के थ्रू इसकी डेरिवेशन दी हुई है, बस आप इसे याद कर लें, इसकी डेरिवेशन आपके पेपर में आती नहीं है। साइड्स ऑफ अ क्यूब इंक्रीजेस एट 1 मीटर पर सेकेंड। हमारे जो क्यूब है उसकी साइड 1 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से इंक्रीज कर रही हैं, तो हमने उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट हमारा इसका आंसर है 2s स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये यहाँ पर इसकी डेरिवेशन भी मैंने की हुई है, देखें डी वी बाई डी टी, यहाँ पर हम v की वैल्यू पुट कर देंगे 3s स्क्वायर डी एस बाई डी टी, और डी एस बाई डी टी हमेशा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो स्टूडेंट जब 1 को हम 3s स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 3s स्क्वायर ही आंसर आता है। आ लेडर स्लाइड डाउन, एक लेडर है जिसकी जो स्लाइड्स हैं वो डाउन है। इफ़ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एल स्क्वायर, हमारे पास इक्वेशन है स्टूडेंट। देन हमारा जो डेरिवेटिव है वो किस तरह से होगा स्टूडेंट, ये हमने पार्शियल डेरिवेटिव वाला जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि हम इसका डबल डेरिवेटिव ले लेते होते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट क्या आएगा हमारा, ये हमारा x का स्क्वायर है, तो x का डेरिवेटिव प्लस y का डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। यहाँ पर स्टूडेंट आप देख भी सकते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट एल स्क्वायर इज 0। हमारा जो कांस्टेंट का कोई भी जो डेरिवेटिव होता है वो हमेशा 0 के बराबर आता है। यूनिट ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, यूनिट ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया इज ऑलवेज इक्वल्स टू m स्क्वायर बाई s। यहाँ पर आप देखिए नीचे एरिया पर यूनिट टाइम, इफ़ y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एंड डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, y हमारे पास है x स्क्वायर और डी एक्स बाई डी टी, इन दोनों इसका अगर हम डेरिवेटिव लें तो वो 5 के बराबर आता है। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, d बाई डी टी, और फाइंड आउट किस पे करना है, जब हमारा x हो। तो स्टूडेंट इसका हमारे पास करेक्ट आंसर है 10। इसे भी आप डायरेक्टली पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। ये देखिए नीचे आपको लॉजिक भी गिवन है। तो उम्मीद करती हूँ आपको इन MCQs का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम सब्जेक्टिव की तरफ बढ़ते हैं, लेक्चर 20 पर आ जाते हैं हम। तो स्टूडेंट सबसे पहला आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है, इफ़ a इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एंड डी आर बाई डी टी इज इक्वल्स टू 2, देन फाइंड डी ए बाई डी टी व्हेन r इज इक्वल्स टू 5। तो स्टूडेंट आप इसे अपनी कॉपी पेंसिल पर नोट कर लें, क्योंकि ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एग्जैक्टली व्यू वाले आपसे इसी तरह के स्ट्रेट फॉरवर्ड से, आसान से, जो बहुत आसान भी ना हो या बहुत टफ भी ना हो, इसी तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं। तो अब हम इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। अगर आपको इसका सोल्यूशन आता है तो आप पेपर पे जल्दी से कर लें, अगर नहीं आता तो आपके सामने हाजिर है। देखें डी ए बाई डी टी हमने एज इट इज़ लिखा 2 पाई आर। देखिए जब हम इसका आपको पता है ना प्रोडक्ट में क्या होता है, ये जो ऊपर पावर होती है वो साइड पर आ जाती है, तो 2 पाई आर आ गया। और डी के अगर हम पर्सपेक्टिव से जब डेरिवेटिव लेते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, यहाँ पर ये देखें जब हम डी के पर्सपेक्टिव से लेंगे तो डी
आर बाई डी टी आ गया, 2 बाई आर हमारा एज इट इज़ है, ठीक है। और हमने आर की जगह क्या पुट कर दिया 5, क्योंकि हमें आर की वैल्यू दी हुई थी। ये देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर आपको आर की वैल्यू दी हुई थी, जब आपने इनको आपस में कैलकुलेट किया तो आपका आंसर आया 20। बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आपने फर्स्ट MCQs किया है, कोई भी इसके अंदर मुश्किल बात नहीं है। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब V इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब, हमारे पास वॉल्यूम है क्यूब का, V इज इक्वल्स टू 3x क्यूब के बराबर। इफ़ dx बाई डी टी, अगर dx बाई डी टी हमारा 0.1 के बराबर है, देन dy बाई डी टी हमने फाइंड आउट करना है जहाँ पर x की वैल्यू हो 10। तो हम क्या करेंगे, हम dy बाई डी टी का dv बाई डी टी का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। देखें, पावर हमारी स्टार्ट में आई और पावर में से एक माइनस गया, तो क्या बचा हमारे पास 3x का स्क्वायर, dx बाई डी टी एज इट इज़ आ गया। और आपको पता है ना dx बाई डी टी किसके बराबर है, 0.1 के बराबर है, तो आपने 0.1 लगाया dx बाई डी टी की जगह पर, और x किसके बराबर है, x आपका 10 के बराबर है, और आपने x स्क्वायर की जगह x स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी, और जब आप इसे कैलकुलेटर पर सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आता है 30। कोई चीज़ मुश्किल नहीं है अगर आप थोड़ी सी कॉमन सेंस यूज़ करके काम करते हैं तो। अब स्टूडेंट आपने रिलेट रेट्स फाइंड आउट करने हैं, इसके अंदर भी कुछ नहीं करना, आपने दोनों साइडों पर डेरिवेटिव ले लेना है। देखिए, ये स्क्वायर था, 2 स्टार्ट में आ गया, पावर में से एक माइनस किया तो एक ही बचा, इस वजह से 2x रह गया, और dx बाई डी टी एज इट इज़ आ गया, प्लस 2y क्यों आया, क्योंकि वो जो पावर थी वो हमने स्टार्ट में लिख दिए, और जब y में से y का स्क्वायर था ना, तो जब स्क्वायर में से एक माइनस गया तो अकेला y बच गया, और dy बाई डी टी एज इट इज़, तो 2z स्टार्ट में आ गया और dz बाई डी टी साइड में आ गया। तो स्टूडेंट अब देखें हमारे पास वही बन गया है ना, x हमने एज इट इज़ लिख लिया, और ये हमारा क्या है, x का डेरिवेटिव है। इसी तरह इसमें हुआ क्या है, असल में हमने 2 को ना बाहर निकाल दिया है, और फिर हमारे पास वही सेम सीक्वेंस बन गया है। लॉन्ग क्वेश्चन में किस तरह से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आ 13 फीट लैडर लीन्स अगेंस्ट अ वॉल। स्टूडेंट, ये इतना इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन है जिसकी कोई हद नहीं है, ऑलमोस्ट तमाम स्टूडेंट्स को ये पूछा जाता है, और जब मैंने MTH का पेपर दिया था तो मुझे भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, इस वजह से मैंने इसकी डेरिवेशन भी ऐड की है ताकि आपको कोई भी मुश्किल पेश ना आए। ये देखिए स्टूडेंट, आप इसे खुद से एनालाइज कर लीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप, ईच एंड एवरी स्टेप के साथ आपको मैंने प्रोवाइड कर दिया है, तो आप इसे एक्सप्लेन करने की इतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट आपने वैल्यूज़ ली हैं और उनको पुट किया है, फिर दोनों इक्वेशंस को कंपेयर किया है। यहाँ तक तो यही वाला प्रोसीजर है जो मैं ऊपर करवा के आ चुकी हूँ। देन आपने क्या किया है, आपने इसकी अंडर रूट अप्लाई कर दी है, और आपने y की जो y इन्वर्स था, सॉरी इसे हम कहते हैं y डेरिवेटिव, तो आपने वो फाइंड आउट कर लिया है। तो कुछ भी नहीं है इसमें, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है, ठीक है। अब हम कर लेते हैं 21। बहुत मज़े का लेक्चर है स्टूडेंट, आपने स्किप नहीं करना। आ क्रिटिकल पॉइंट ऑफ f ऑफ x अक्कर वेयर f इनवर्स x इज, हमने f ऑफ x का क्या मालूम करना है, डेरिवेटिव मालूम करना है, तो हमारे पास क्या आंसर आता है। तो स्टूडेंट एक बात हमेशा याद रखें, हमारा जो क्रिटिकल पॉइंट आता है या तो वो 0 आता है या फिर अनडिफाइंड आता है। तो नेक्स्ट हमारा है इफ़ f इनवर्स c इज इक्वल्स टू 0। अगर हम f का सिंगल डेरिवेटिव लेते हैं या इनवर्स जो भी आप बोल रहे हैं, अगर आप f का सिंगल डेरिवेटिव लेते हैं तो वो 0 के बराबर आता है, और जब आप f का डबल डेरिवेटिव लेते हैं इंटू c जो हमारा छोटा आता है 0 से, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा c क्या है। जाहिर सी बात है, पहले तो हमारा 0 के बराबर आ रहा था, लेकिन बाद में क्या हुआ, हमारा जो आंसर है वो 0 से छोटा आया है, तो हमारा फंक्शन क्या हुआ, फंक्शन हमारा रिलेटिव मैक्सिमम हो गया, ठीक है। एट इन्फ्लेक्शन पॉइंट पर द सेकंड डेरिवेटिव, हमारा जो सेकंड डेरिवेटिव होता है वो किस तरह से हम उसे डिफाइन करते हैं। तो स्टूडेंट हमारा सेकंड डेरिवेटिव भी हम नो स्टूडेंट, इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास है 0 भी हो सकता है या फिर इसका साइन चेंज भी हो सकता है। तो ये मुझे नहीं आता था स्टूडेंट, चलिए कोई बात नहीं, आपको इसका आंसर पता चल चुका है। ये देखिए यहाँ पर आपको नीचे इनसाइड्स में भी बता दिया गया है। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, इफ़ f इनवर्स चेंज फ्रॉम +2 माइनस वी हैव, अगर हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के अंदर f इनवर्स के साइन को चेंज करें तो हमारे पास क्या आंसर आता है। तो स्टूडेंट हमारे पास हमेशा लोकल मैक्सिमम आता है। एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा ऑन क्लोज्ड इंटरवल a b कैन अक्कर एट, एक्सट्रीमा हमारा
कहाँ पर अक्कर हो सकता है? तो स्टूडेंट हमारा जो एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा होता है उसका क्लोज्ड इंटरवल एंड पॉइंट पर भी होता है और क्रिटिकल पॉइंट पर भी होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? बोथ। ठीक है। फॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर द पॉइंट इज 0 0। अगर हमारे जो पॉइंट्स हैं वो 0 0 हों तो स्टूडेंट हमारा आंसर क्या होगा? ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारा जो आंसर होगा वो मिनिमम होगा। नीचे आप देख भी सकते हैं पैराबोला ओपन्स अपवर्ड। 0 0 पर हमारा जो पैराबोला होता है वो क्या होता है? अपवर्ड ओपन होता है। आ स्टेशनरी पॉइंट इज अ पॉइंट। स्टेशनरी पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर एफ इनवर्स ऑफ एक्स 0 के बराबर होता है। तो अब हम इसके सब्जेक्टिव कर लेते हैं। सबसे पहला आपका अप्लाई लेक्चर 21 थ्योरम। आपने लेक्चर 21 थ्योरम अप्लाई करना है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ऑन 0 एंड 1। तो ये रहा आपका थ्योरम स्टूडेंट। आपको लेक्चर 21 में एक थ्योरम दिया गया है, आपने उसके अंदर वैल्यूज़ पुट कर लेनी है। तो इसमें कोई भी स्टूडेंट इतना टफ नहीं है। आपने क्या किया है? एफ ऑफ एक्स था, इसकी जगह आपने सी पुट कर दिया। ठीक है। और एफ ऑफ एक्स ही था ना यहाँ पर, एफ ऑफ सी, तो आपने इसकी जगह 1 पुट कर दिया और माइनस एफ ऑफ 0 पुट कर दिया है और अगेन आपने 1 माइनस 0 कर दिया। ठीक है। और इसको जब हम इसके जब हम सोल्यूशन करते हैं तो हमारे पास 1 के बराबर आता है। अब देखिए यही वाला जो 1 नीचे क्या हो रहा था हमारे साथ? डिवाइड हो रहा था, वहाँ जाकर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर हमारा 2c आ जाएगा। 2c इज इक्वल्स टू 1। और स्टूडेंट जब हम c इधर ही रहेगा और 2 यहाँ आकर क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो हमारा आंसर क्या आता है? c इज इक्वल्स टू 0.5। तो स्टूडेंट आपने लेक्चर 21 में जो आपके पास थ्योरम है आपने उसे एक बार देख लेना है ताकि आपको इसका लॉजिक समझ आ जाए। कैलकुलेट द डेरिवेटिव इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स का क्यूब। आपने इसका क्या करना है? डेरिवेट इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। तो इंटीग्रल तो आपको फाइंड आउट करना आता ही है स्टूडेंट। आपने क्या करना है? इंटीग्रल के अंदर क्या होता है? बेसिकली आपकी आंसर के साथ प्लस सी ज़रूर आता है। और दूसरी बात यहाँ पर क्या होता है? देखिए यहाँ पर x का स्केयर है, क्यूब है, तो हम क्या करेंगे? वैसे तो हम डेरिवेटिव में तो माइनस कर रहे होते थे, लेकिन यहाँ पर उसके ऑपोजिट हो जाएगा। वहाँ माइनस कर रहे थे, यहाँ पर प्लस कर देंगे। यहाँ पर पावर मल्टीप्लाई हो रही थी और हमारे इंटीग्रल में आके डिवाइड हो जाती है। तो देखें 4x का क्यूब था, हमारा 4 बन गया। ठीक है। और जो 4 ऊपर स्केयर आया था वही 4 क्या किया हमने? नीचे आकर डिवाइड कर दिया। तो ये आपके पास रिजल्ट कुछ इस तरह से अपीयर हो गया। नेक्स्ट आपके पास है सॉल्व द इक्वेशन। आपने इक्वेशन सॉल्व करनी है एक्स का स्केयर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो ये बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। कैसे होगा? ये हम ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फार्मूला लगाएंगे और आपको पता है कि जब हमारे पास ए स्केयर माइनस बी स्केयर हो तो हम उसे किस तरह सॉल्व करते हैं? ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। और जब हम इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हमारे दोनों के साथ क्या आ जाएगा? प्लस माइनस। यहाँ पर नेक्स्ट आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि आपने मैथमेटिकल डेरिवेशन किस तरह कर सकते हैं। किसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन? हमारे चैप्टर का नाम क्या है? लोकल एक्सट्रीम्स। तो स्टूडेंट यहाँ पर उसके सिंपल से स्टेप्स भी दे दिए गए हैं। अगर आप वीयू में इतनी सिंपल स्टेप भी लिख कर आते हैं तो आपको कंप्लीट मार्क्स दिए जाते हैं। आपको कहानियों के नंबर नहीं बल्कि आपको आपके एग्जैक्ट डेटा के नंबर मिलते हैं। अब 22 लेक्चर करते हैं हम। इन न्यूटन मैथड द कोर मैथमेटिकल ऑपरेशन इज हमारा जो न्यूटन मैथड है उसके अंदर हमारी मैथमेटिकल ऑपरेशन की कोर क्या होती है? ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका MCQs है। न्यूटन मेथड का जो कोर ऑपरेशन है वो हमारा डिफरेंशिएशन होता है। अननेसेसरी कंडीशन फॉर न्यूटन मेथड थ्योरम टू होल्ड इज। किस चीज़ को होल्ड करना एक नेसेसरी कंडीशन है? तो स्टूडेंट होल्ड किसको करता है? हमारा न्यूटन जो हमारा न्यूटन मेथड थ्योरम है कॉन्टिन्यूटी को होल्ड करता है। द रिजल्ट ऑफ अप्लाइंग न्यूटन मेथड टू कॉन्स्टेंट इज। रिजल्ट टू अप्लाइंग न्यूटन मेथड टू कॉन्स्टेंट इज, इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास 0। द ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ न्यूटन मेथड रिलेट्स टू। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ न्यूटन मेथड रिलेट्स टू स्लोप। अ कन्वर्जेंट प्रोसेस इन न्यूटन्स मेथड implies the result infinite. In Newton method we often use the dash rule for अर्लियर लेक्चर। हम कौन सा रूल सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे होंगे? चेन भी, पावर भी, प्रोडक्ट भी, सारे रूल्स ही हम यूज़ कर रहे होते हैं। यूनिवर्सिटी एग्जाम टेस्ट न्यूटन मेथड प्रीमियरली थ्रू। हमारा जो न्यूटन मेथड को हमने प्रीमियरली
किस चीज़ के साथ डिफाइन किया था या फिर किस तरह से हमने इसे डील किया है। तो स्टूडेंट ऑलमोस्ट हमने एप्लीकेशंस के थ्रू किया है, नो, हमने एप्लीकेशन फार्मूला और हैंड आउट डेरिवेशन दोनों की तरह इसे डिस्कस किया है। नेक्स्ट हमारा इसका सब्जेक्टिव भी हम देख लेते हैं जल्दी से। इसके अंदर भी बेसिकली स्टूडेंट आपके यही आपके शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये मैं पहले भी कवर करवा के आ चुकी हूँ। तो स्टूडेंट मैं आपको ये तमाम MCQs कवर करवा देती हूँ। बाकी ये जो सॉफ्टवेयर है ये कम्प्लीटली आपको मैंने फ्री प्रोवाइड किया है, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर इसे एक्सेस कर सकते हैं। सब्जेक्टिव आप खुद भी एनालाइज कर सकते हैं। मैं आपके MCQs के तमाम कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करवा देती हूँ। तो अब हमारा है लेक्चर नंबर 22 किया है, अब हमने करना है लेक्चर नंबर 23। इन मीन वैल्यू थ्योरम द कोर मैथमेटिकल ऑपरेशन इज। मीन वैल्यू थ्योरम में कोर मैथमेटिकल ऑपरेशन कौन सा होता है? हमारा डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है स्टूडेंट, आपने इसे याद रखना है। नेक्स्ट हमारा MCQ से नेसेसरी कंडीशन फॉर मीन वैल्यू थ्योरम इज टू होल्ड कॉन्टिन्यूटी। द रिजल्ट ऑफ अप्लाइंग मीन वैल्यू थ्योरम टू कॉन्स्टेंट इज यूजुअली 0. The geometric meaning of mean while theorem relates to slope. A convergent process in mean while theorem implies the result of finite. और in a mean value theorem we often use the rule of हम कौन सा रूल स्टूडेंट सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे होंगे? तो हम ये तमाम रूल्स को यूज़ कर रहे होंगे। इसी तरह यूनिवर्सिटी एग्जाम टेस्ट मीन वाइल थ्योरम प्राइमरीली, इन तमाम जो एप्लीकेशंस थी इनमें मीन वाइल थ्योरम यूज़ किया जाता है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 24। लेक्चर 24 का फर्स्ट MCQ है द कोर फार्मूला इन इंटीग्रेशन इंट्रो इन्वॉल्व्स। इसके अंदर स्टूडेंट हमारी कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व करती हैं? तो स्टूडेंट हमारे हैंड आउट में बेसिकली इसकी डेरिवेशन बयान की गई है। ठीक है, जैसे हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंगली हमने इस लेक्चर के अंदर इसकी डेरिवेशन को अप्लाई किया है। continuity is dash for integration intro theorem. continuity is required होती है हमें। property check for integration intro results in. property check जो होती है वो क्या रिजल्ट देता है? हमें definite value देता है। integration power rule for इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन इंट्रो के लिए जो पावर रूल है वो हमारे पास क्या होता है? x रेज टू पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1। नेक्स्ट हमारा है अ स्मूथ कर्व इन इंटीग्रेशन इंट्रो। स्मूथ कर्व स्टूडेंट हमारा जो इंट्रो मतलब कि हमारे इस चैप्टर के अंदर यहाँ पर इसने जेनेरिक वर्ड इंट्रो ऐड कर दिया है, तो आपने इसे देखकर कंफ्यूज नहीं होना। इसे मैं आपके सामने कैंसिल भी कर देती हूँ ताकि आप स्टूडेंट बार बार कंफ्यूज ना हो। ये वाला जो वर्ड है ना, आपने इंट्रो ये नहीं देखना, ठीक है, चाहे आप यहाँ तक इसे कैंसिल कर दें, क्योंकि स्टूडेंट ये आपकी कोडिंग होती है और कोडिंग में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो ही जाती है। आ स्मूथ कर्व इन इंटीग्रेशन, स्मूथ कर्व किस चीज़ को प्रेजेंट करती है? स्टूडेंट हमारे डिफरेंशिएबल इंटीजर्स को प्रेजेंट करती है। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ इंटीग्रेशन इंट्रो रिलेट्स टू एरिया एंड स्लोप। स्टैंडर्ड MTH 101 प्रॉब्लम इन इंटीग्रेशन इंट्रो इज सॉल्व्ड बाय। तो स्टूडेंट यहाँ पर भी इसने एक जेनेरिक MCQ डाल दिया है। यहाँ पर हम देख लेते हैं इसके सब्जेक्टिव को। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि सब्जेक्टिव हम बाद में डिस्कस करेंगे, तो चले खैर हम इसको बाद में ही डिस्कस कर लेंगे। अब हम देखते हैं स्टूडेंट लेक्चर नंबर 25।